एक विचारक के तौर पर, एक थिंकर, एक लेखक के तौर पर हम श्री राम माधव को विभिन्न चैनल्स में, प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहे हैं। मैं दरअसल आपकी तुलना क्रिकेट से एक खिलाड़ी से करना चाहूँगा, और शायद यूथ है वो थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाए। जब एक मैच, क्रिकेट मैच दो ऐसी टीमों के बीच में हो जो कि एक बहुत मजबूत टीम मानी जाती हो और एक थोड़ी सी कमतर टीम रहे, तो हम आमतौर पर निराश देखते हैं दर्शकों को कि वो ये मानकर चलते हैं कि कमज़ोर टीम का तो हश्र खराब होने ही वाला है। नैरेटिव की इस लड़ाई में राम माधव कमज़ोर टीम जैसे खिलाड़ी पर एक सचिन तेंदुलकर के तौर पर भिड़ते रहे हैं। उन मंचों पर अपनी बात को बहुत शिद्दत और प्रखरता से रखते रहे हैं जहां पर सब कुछ ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ है। उनके खिलाफ है एंकर है, उनके खिलाफ पूरा सेटअप है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग ऐसी है। लेकिन वो शायद 90 के दशक की उस भारतीय टीम के सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने अपनी बात को न सिर्फ रखा बल्कि अपनी टीम को विजय भी दिलवाई है। तो मैं आपको इस तौर पर भी देखता हूँ। राम माधव जी की किताबें, राम माधव जी के लेख हम अक्सर उन अखबारों में देखते हैं जहाँ पर यही विचारधारा को एक तरह से देखा जाए तो कम स्थान मिलता था, अब कुछ स्थान मिलने लगा है। उनकी किताबें, चाहे वो इंडो चाइना, आई मीन ट्रबलिंग नेबर्स इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स वॉर हो, हिंदुत्व पर उनकी एक अभी पैराडाइम वाली किताब हो, ये सब किताबें न सिर्फ विचारधारा के तौर पर बड़ी प्रमुखता से रखी गई हैं बल्कि एक इस समय युवाओं के लिए, मीडिया के लिए एक बड़ी समझ भी पैदा करती हैं। आपका स्वागत राम माधव जी। नहीं, आपने क्योंकि क्रिकेट से शुरू किया, मैं तो क्रिकेट का एक सही सूत्र भी बताता हूँ क्योंकि मैं भी क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ। मैं कॉलेज टीम का कैप्टन रहा था कभी अच्छा। मेरे कॉलेज का, और कई बार लगता है कि ठीक है कोई सचिन तेंदुलकर वगैरह हो तो कमज़ोर टीम भी जीत सकता है, बट क्रिकेट का नियम होता है कि क्रिकेट में जीत और विक्ट्री और डिफीट का निर्णय होता है लास्ट बॉल में। हाँ ना, आखिरी बॉल तक लड़ना ये क्रिकेट होता है। तो हम जिस आंदोलन से जुड़े हैं ना, उस आंदोलन में केवल एक सचिन तेंदुलकर, एक जडेजा के आधार पर नहीं लड़ेंगे वो तो रहेंगे, पर हमारा आखिरी जो सैनिक है ना, आखिरी जो कार्यकर्ता है ना, उनके दम पर भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उसी कारण से नैरेटिव में भी ठीक है, कुछ लोग मुखर होकर नैरेटिव के फेस बनते हैं, बट यह नैरेटिव बनता है जो हम ग्रास रूट्स पे जो करते हैं उससे नैरेटिव बनता है। उसमें ही हमारा ताकत है। वी हैव टू बिल्ड नैरेटिव फ्रॉम द ग्रास रूट्स। वो हमारा स्ट्रेंथ रहा है, वही हमको यहाँ तक लाया है, वही हमें आगे भी ले जाएगा। चेहरे पे सचिन तेंदुलकर की राजनीति हमारे विपक्ष करता है, वो चेहरा देखकर चुनाव लड़ने का हम नहीं करते। चलिए, कम से कम ये बात तो है कि आपने ये तो कहा कि एक अनईजी मैच में आप खेलते रहे हैं। मैंने इसीलिए रे बाबा को देखकर क्रिकेट की इस जोड़ने की कोशिश करी है। ऑन सीरियस नोट, भारत में दो इस समय जिस काल में हम हैं, जो समय गुजर रहा है, अटल जी की हम सुशासन की बात तो करते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर भारत पिछले 10 सालों में बड़ी दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। एक दिखता है कि भारत की सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है। बड़ी एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है कि हमारी अपनी विचारधारा, हमारे अपने हित रहेंगे, और उसके तौर पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। आप या तो इधर रहिए या उधर रहिए। यूक्रेन रशिया वॉर में हम देखते हैं, हम पैलेस्टाइन और हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में देखते हैं। भारत की इस नीति को कितना सही और कितना दूरगामी मानते हैं कि आज के ज़माने में जब इतनी ज़्यादा क्रिएटेड हों ये बाइनरी, ऐसे में भारत की ये पहल ने कितना भारतीय नीति को, भारतीय कूटनीति को, विदेश नीति को प्रभावित किया है या सही दिशा में ले गई है? आपने सही कहा कि भारत का आज दुनिया में एक विशेष पहचान बना है। पिछले 10 साल के सरकार के शासनकाल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं कि केवल अभी कुछ हो रहा हो, तो हमेशा एक, जहाँ तक विदेश नीति का प्रश्न है, एक कंटिन्यूअम होता है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। पर पिछले 10 साल में जो प्रयास हुआ उसका एक बहुत बड़ा परिणाम आज दुनिया में भारत के संबंध में देखने को मिलता है। एक दो चीज़ों में भारत दुनिया में एक अपने, जिसका आपने शब्द प्रयोग किया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसका एक बहुत बड़ा परिचय दुनिया में भारत ने दिया। भारत का आज़ादी के बाद का इतिहास जो जानते हैं, उन लोगों को मालूम होगा समथिंग कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
नॉन अलाइनमेंट का भी अर्थ होता है कि हम दुनिया में किसी के पीछे नहीं जाएंगे। यानी उस समय होता था एक सोवियत यूनियन के नेतृत्व में कुछ देश होते थे, अमेरिका के लीडरशिप में कुछ देश होते थे, बाइपोलर वर्ल्ड था, तो आपको या तो इनके पीछे जाना या उनके पीछे जाना। तो उस समय हमने कहा कि हम दोनों के पीछे नहीं जाएंगे, इसको कहते थे नॉन अलाइनमेंट। बट नॉन अलाइनमेंट एक पैसिव एक्टिविटी था, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हम ना पीछे आपका है ना इनका पीछे है। पर आज हम जो कर रहे हैं जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एटॉनमी, स्ट्रैटेजिक एटॉनमी केवल नॉन अलाइनमेंट नहीं है, मल्टी अलाइनमेंट है। मतलब हम हमारे देश के इंटरेस्ट के आधार पर दुनिया में किसी भी देश के साथ हम संबंध रखेंगे, किसी भी देश के साथ संबंध को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखेंगे। उदाहरण के लिए हम अमेरिका के साथ हमारा अच्छा दोस्ती है, इंडिया एंड अमेरिका आर कॉल्ड नेचुरल एलाइज, पर हमारा अच्छा दोस्ती रशिया के साथ भी है। हम इसमें कोई संकोच नहीं करते कि यार रशिया के साथ दोस्ती करने से अमेरिका को क्या लगेगा, या हमारा दोस्ती ईरान के साथ भी है तो सऊदी अरेबिया के साथ भी है। हम इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा रखते हैं तो फिलिस्तीन के साथ भी हमारा संबंध है, फिलिस्तीन के जो जायज डिमांड है उनके साथ हम खड़े हैं। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एटॉनमी के साथ विदेशी संबंधों की तरफ देखना। पर स्ट्रैटेजिक एटॉनमी इतना तक सीमित नहीं है, हम भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा करके हम अपने इंटरेस्ट को अपने बलबूते पर साध सकते हैं, ऐसे एक परिचय देना, यह भी स्ट्रैटेजिक एटॉनमी का एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल हम चीन से हमारा संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है। तो आज पहले मैं आपको बता दूं कि 2013 में पार्लियामेंट में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उस समय के विदेश मंत्री रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी ने एक बात कही थी कि बिटवीन 2010 एंड 2013 चाइना हैज वायलेटेड इंडियन बॉर्डर्स फॉर मोर देन 600 टाइम्स। 600 बार हमारे सीमा का उल्लंघन चीन ने किया। ये कांग्रेस की सरकार थी, उनके रक्षा मंत्री ने कहा था, पार्लियामेंट में कहा था। हम क्या कर रहे थे, 600 बार वो कर रही थी, तो हर बार उल्लंघन होता तो हम एक चिट्ठी भेजते थे चीन को, अरे आप हमारा सीमा से अंदर आए हो, थोड़ा पीछे जाओ। ये हमारा नीति रहता था। पर आज एक दूसरा स्टैंड भारत लेता है। 4 साल पहले लद्दाख में जब चीन 8 जगह भारत की भूमि में घुसकर आया, हमने केवल एक चिट्ठी नहीं भेजी है, हमारी सेना को भी भेज दिया है। वहां हमारे सेना जाके खड़ा हो गई वहां जहां वो अंदर घुसना चाहते थे। ये स्ट्रैटेजिक एटॉनमस स्टैंड लेना जमीन पर, यह भी एक हमारा नया हिस्सा है। हमको कई देशों ने कहा आपको हमारी मदद चाहिए तो बताइए, हमने कहा आपकी मदद जरूरी नहीं है, हम एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, हम स्वयं उसको हैंडल करेंगे। उसके लिए जो करना है हम तय करेंगे, आपके कहने पर, आपके मदद से नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। तो हमने तय किया आगे अगर कोई सीमा का उल्लंघन करता है, वो केवल चिट्ठी से उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, चलो डिप्लोमेटिक रिलेशन तो रखेंगे ही, बात तो करेंगे ही, पर जमीन पर भी खड़ा रहेंगे दृढ़ता से। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी टुगेदर विथ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोस्चरिंग। आपको मैं कहते हुए मुझे खुशी होता है, हमारा ये जो नया नीति है, एटॉनमस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, इसके कारण 4 साल हम जमीन पे हमारे 50,000 सेना को चाइना की सेना के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने टैंक लेकर आए, हम भी टैंक लेकर आए, उन्होंने युद्ध विमान लाया, हम भी युद्ध विमान लाया। 4 साल बाद शी जिनपिंग साहब कजान में मोदी जी से हैंडशेक किए और बोले कि हम हमारी सेना को वापस ले लेंगे, प्लीज आप भी वापस जाओ। ये भारत का स्ट्रेटेजिक एटॉनमस पोस्चरिंग का एक बहुत बड़ा जीत है। तो स्ट्रेटेजिक एटॉनमी एक बहुत व्यापक विषय है, उसमें विदेश नीति जरूर है, पर हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर हम सभी निर्णय करेंगे। ये शक्ति दुनिया को बताना, ये स्ट्रेटेजिक एटॉनमी का असली सारांश है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। जब ये प्रोसेस चालू हुआ और गलवान का जो क्लैश हुआ, फिर कई लेवल की जो डिसंगेजमेंट प्रोसेस थी, उसमें लगता था पता नहीं क्या होगा, लेकिन आखिरकार शायद भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति ने कमाल किया। पर आपकी किताब है अनीस ने बस इंडिया चाइना आफ्टर 50 years ऑफ वॉर,
लेकिन ये डिसएंगेजमेंट के बाद एक और खबर आई कि भूटान के आसपास चाइना ने कुछ गांव वाँव भी बना रहा है। चाइना को कहीं बदलते देखते हैं आप? चाइना की भारत के प्रति जो नीति है या बदलते हुए वैश्विक प्रदर्शन में, वो जो बांग्लादेश में हो, हिंद महासागर में हो, उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसीज है, भारत चाइना संबंधों को आने वाले समय में और भारत की इस पॉस्चरिंग पॉलिसी पर आप आगे समय में कैसे देखते हैं? चाइना हमारा पड़ोसी देश है, हम सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं। एक अंग्रेजी में एक कहावत होता है, यू कैनॉट चूज योर नेबर्स। आप निर्णय नहीं करेंगे कि आपका पड़ोसी कौन हो, जो पड़ोसी होता है उनके साथ जीना पड़ता है। घर में भी ऐसा होता है, आपके पड़ोसी घर में कोई भी आ सकता है, उनके साथ रहते समय आपको उनको समझ कर रहना पड़ेगा ना। हमारा पड़ोसी का व्यवहार कैसा है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका स्टाइल क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये समझ कर रहना पड़ेगा ना। हम करते हैं ना हमारे सहज पड़ोसी के साथ भी, घर के पड़ोसी के साथ भी। चीन के विषय में भी वही करना होगा। चीन के साथ हम पड़ोसी का संबंध निभाते समय हम बहुत रोमांटिक ना हो जाए। नेहरू जी का वो रोमांस होता था, हिंदी चीनी भाई भाई, वो पिजियंस उड़ाते थे भाई। तब ना जब आपका पड़ोसी भी आपके स्वभाव से मेल खाता हो। आपका पड़ोसी चीन एक विशेष स्वभाव वाला देश है, उस स्वभाव को समझकर चलो, झगड़ा मत करो। हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। वैसे दुनिया में कभी भी भारत ने युद्ध नहीं चाहा। युद्ध भारत पर थोपा गया था, हमेशा संघर्ष थोपा गया था, अन्यथा हम बहुत शांतिपूर्ण देश है। पर पहले क्या होता था, हम बहुत रोमांटिक होते थे हमारे पड़ोसियों के संबंधों के बारे में। हम सबको हमारे जैसा सोचते थे, सब हमारे जैसे नहीं है। चीन का अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को समझकर उसके साथ हैंडल करना है। ये बात आज हम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। उसी का दुष्परिणाम हमने झेला था। 62 में युद्ध हुआ तो युद्ध में हम बुरी तरह हारे थे। क्यों? क्योंकि 62 तक हमारा सोच क्या था, 1955 में चीन का पंत प्रधान भारत आए थे, उनके साथ हमारा जवाहरलाल नेहरू जी दोनों मिलकर कबूतर उड़ाए थे। उस समय घोषणा हुई थी हिंदी चीनी भाई भाई, और हमने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील बनाए। तो हमको लगा कि अब तो हम दोनों मित्र हो गए, तो कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। तो हमने सेना पर खर्च भी नहीं करना आवश्यक समझा, खर्च करना भी आवश्यक नहीं समझा। 1962 में एक दिन माओ से तुंग, जो चाइना के सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने तय किया कि ना इंडिया को एक बार सबक सिखाना है। इंडिया हम बराबर नहीं है, इनको दिखाना है कि तुम बहुत छोटा देश हो। तो उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि जाओ जाके इंडिया पर आक्रमण करो। उस समय ये जो पंत प्रधान था उसका नाम चौ एन लाई है। चौ एन लाई माओ के साथ थे। चौ एन लाई ने माओ को कहा कि सर, हमने तो 6 साल पहले नेहरू जी के साथ मिलके घोषणा किया हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील किया है, पंचशील भी साइन किया, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की। तो माओ हंस के चौवल्ले को कहा, जाओ जाके तुम्हारा फ्रेंड है ना नेहरू को समझाओ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं, आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस चाहिए। हम तो आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस पर विश्वास करते हैं। तो तब तक हम तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में, रोमांस में थे। हमने ना हथियार रखा, ना कोई तैयारी रखी। चीन आया, हमारे 40,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि को कब्जा कर लिया। आज भी वो भूमि चीन के कब्जे में है। इसलिए उस प्रकार का रोमांस का संबंध नहीं, रियलिस्टिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं हम, चीन के साथ संबंध चाहते। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आज कजान में शी जिनपिंग जी से फिर वार्ता की है। दोनों देश अपना संबंध वापस मित्रता का बनाना चाहते हैं, पर हम इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। हमारी सीमा की सुरक्षा के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उतना ध्यान रखकर चीन के साथ हम जो संबंध रखना है वो जारी रखेंगे। चीन के साथ ही अब चूंकि एक और इशू है जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है, वो बांग्लादेश। चूंकि पाकिस्तान को तो एक तरह से साइडलाइन किया है, एक तरह से नलिफाई करने की स्थिति में है विदेश नीति के मामले में। हिंदुओं पर हो रहे वहाँ हमले और उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट वहाँ पर हैं, उसके बाद बड़ा एक प्रोवोकेशन भी आता है। यहाँ पर भी लोगों में बहुत गुस्सा है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि भारत को एक तरह से इंटरफेयर करना चाहिए, एक तरह का दबाव भी सरकार पर है। बांग्लादेश के डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, और क्या 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप अमेरिका में होंगे तो यहाँ पर कुछ बदलते हुए आप देखते हैं कि नहीं?
हाँ, पहले तो जहाँ तक ट्रंप का क्या होगा इसके संबंध में तो मैं कह दूं, ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति फॉर्मली बनेंगे। चुनाव तो जीत गए, बट उनके सिस्टम में 20 जनवरी को वो शपथ ग्रहण करेंगे, व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। उसके बाद क्या होगा बांग्लादेश के संदर्भ में अकेला नहीं, दुनिया में क्या होगा ये कहना इसलिए कठिन है। इट इज लाइक ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल। ट्रंप का एक स्वभाव है, अब वो क्या रूप लेगा नहीं कह सकते हैं, तो लेट अस वेट एंड सी। इतना कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्रंप के साथ व्यक्तिगत भी अच्छा संबंध हमेशा रहा है, और भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा बाइपार्टिसन रहे हैं, और कोई भी सरकार में आए दोनों देशों का संबंध अच्छा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वही संबंध जारी रहेगा। पर बांग्लादेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, इसमें एक बात बांग्लादेश के लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, आज जो स्थिति वहां है उसको चर्चा करते समय, कि जो बांग्लादेश बना था 1971 में, उसमें हम सबको मालूम है कि भारत का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा उनके साथ। पर बात भारत के सहयोग की नहीं है। बांग्लादेश के निर्माण में सबसे बड़ा बलिदान योगदान करने वाले बांग्लादेश के हिंदू भी थे। जब बांग्लादेश बनाने के मांग लेकर वहां मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन आंदोलन छेड़ा था, उस समय का जो पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान का लीडरशिप था, उसने सेना को भेजी थी ढाका में, आर्मी को भेज के ये जो स्वतंत्र बांग्लादेश का आंदोलन चल रहा है उसको सप्रेस करो, उसको समाप्त करो, इसके लिए सेना भेजी गई। 1971 मार्च में उस सेना ने पहली बार ये जो आजादी मांगने वाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। तो शुरू हुई थी ढाका यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल से। उस हॉस्टल का नाम है कुछ हिंदू नाम होता है, कुछ हॉल है, उस हॉल से शुरू किए। उस हॉल पर अटैक हुआ, हिंदू हॉस्टल था। इतिहास में लिखा गया उस दिन, उस जगन्नाथ हॉल, उस हॉल का नाम है, जगन्नाथ हॉल पर आर्मी के आक्रमण में 5000 लोगों को मारा गया था। वो 5000 हिंदू थे। बांग्लादेश के निर्माण के लिए पहला बलिदान देने वाले हिंदू थे बांग्लादेश के। उस आंदोलन में पूरी तरह हिंदू लगे रहे, पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती रही, तो 1 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में भागकर भी आए थे। तो 1972 में जब बांग्लादेश बन गया था, तो उस समय उनका जो प्रधानमंत्री बने थे शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते में मुजीबुर रहमान ने लिख कर दिया कि माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे। तब जाकर भारत में जो भाग कर आए शरणार्थी बने 1 करोड़ हिंदू वापस बांग्लादेश में गए। इस इतिहास को बांग्लादेश के लोग याद में रखना चाहिए। लोग यानी लोग तो ठीक है, प्रशासन को याद में रखना चाहिए। दुर्भाग्य यह है समय समय पर बांग्लादेश में पिछले 50 से अधिक सालों में समय समय पर अत्याचार होते रहे। आज उस प्रकार का एक फेज को हम देख रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आज एक अस्थिर सरकार वहां है, उसके कारण कुछ लोग, कुछ जो रैडिकल इस्लामिस्ट तत्व होकर वो हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सरकार की ओर से प्रयास है कि वहां का जो प्रशासन है इस समय, वो लोग कदम उठाए। उन्हीं के नागरिक है जिन्होंने उस देश के निर्माण में इतना अहम भूमिका निभाई, उनकी रक्षा करने का कोशिश करें। बांग्लादेश के इतिहास में यह भी सच है, समय समय पर जब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहा तब हिंदुओं की, माइनॉरिटीज की चिंता भी की गई। इससे पहले जो शेख हसीना की सरकार थी, उस सरकार में 18 हिंदू MP बने थे। पर इसमें एक सवाल मेरे मन में है, मैं आपसे चाहता हूं कि और आप थोड़ा ओपन जवाब दें। सिमिलरिटी नहीं लगती आपको? 1971 में भी वही था, माइनॉरिटीज़ पर अटैक थे। हाँ, वहाँ बंगालियों पर भी अटैक किए थे पंजाबियों ने। याहिया खान की फ़ौज ने तब ऑपरेशन चलाया था, उसका कुछ नाम था। अब ये जो अभी साहब हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं, वो शेख हसीना से कहते हैं कि आपको, इंडिया से कहते हैं कि आप उसको सौंप दीजिए। भारत पर दबाव लगभग उसी तरह का है जैसा कि उस समय की सरकार था। उसकी परिणति वहाँ पर भारत और पाकिस्तान युद्ध की थी। एक प्रोवोकेशन इस समय इंडिया में भी है कि आप वहाँ पर, वो एक लगातार ऐसी स्टेटमेंट, इस तरह के एक्ट हैं वहाँ पर, मंदिरों पर हमले हों, घरों पर हमले हों, एक तरह इसका मैसेकर हो। क्या आपको उसकी पुनरावृत्ति लगती है? और हमने मुजीब को वार्न किया था, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इस बार हम वहाँ से एक तरह से बचा के उनको ला पाए।
शेख हसीना को, थोड़ी प्रगति तो हुई है, लेकिन क्या आपको उसकी परिणति होती दिखती है? नहीं, वहाँ की परिस्थिति को लेकर यहाँ हिंदू उत्तेजित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ के हिंदू को इस त्रासदी में जीने का उनका कोई इच्छा नहीं था। हमने जिस प्रकार गलत ढंग से देश का विभाजन किया था 1947 में, उसका ही दुष्परिणाम आज तक हिंदू झेल रहे हैं। बांग्लादेश में भी जेल रहे हैं, पाकिस्तान में भी जेल रहे हैं। तो एक प्रकार से गलती उस समय के 47 के हमारा नेतृत्व की भी रही। इसलिए वो केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, हमको भी पीड़ा होती है, चिंता होती है। पर रास्ता क्या है, ध्यान रखना कि हमारे सरकार और हमारे तंत्र के माध्यम से वहां के सरकार को बाध्य बनाना है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी उठाए। वैसे तो वहां अवामी लीग के भी लीडर्स के प्रति बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो आपने जिस बात का उल्लेख किया शेख हसीना के संदर्भ में, आज शेख हसीना उस समय रेफ्यूजी होकर उस परिस्थिति से निकलकर बाहर आई, भारत आई है, भारत में आज रही है। 2 दिन पहले बांग्लादेशी सरकार से आग्रह आया कि उनको वापस भेजा जाए। अब इसका जो लीगल प्रोसेस है, क्योंकि दो देशों के बीच में किसी सिटीजन का या किसी रेफ्यूजी को उनका एक्सचेंज करने के लिए एक लीगल प्रक्रिया होती है। वो क्या है, क्या स्टेटस है, वो देखा जाएगा। भारत सभी प्रताड़ित लोगों के लिए हमेशा एक आश्रय देने वाला देश रहा है। वह कल्चर भी भारत नहीं छोड़ेगा। भारत में अनेक पड़ोसी देशों के लिए हमेशा आते रहे। नेपाल से कोइराला लोग 7-7 साल भारत में रेफ्यूजी रहे, जब राजा प्रताड़न करते थे। दलाई लामा की तो कहानी हम जानते ही है। कभी पड़ोस में अफगानिस्तान के इतने लोग भारत में आके रहते आज के दिन में। तो ये होता है, एक लीगल प्रक्रिया होती है, उस पर क्या होगा सरकार सोचेगी, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर बांग्लादेश के परिणामों को लेकर हम थोड़ा लॉजिकली भी सोचना है। जिस हमारे व्यवहार से वहां के हिंदू को ताकत मिलना चाहिए, वो और टारगेट नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। पड़ोसी देश है, अलग सरकार है, अलग देश के वो नागरिक है, उनकी चिंता होना जरूर स्वाभाविक है। पर हमारी चिंता वहां के हिंदुओं का मनोबल को, मोरल को स्ट्रांग करने वाला होना चाहिए, और उनका और मुसीबत में ढकेलने वाला नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है, हम एक चीज़ और कहते हैं, सांस्कृतिक हमारी पहचान ज़्यादा है, हमारी सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, खासकर प्रधानमंत्री के आने के बाद में योग है, वो भारत के डायस्पोरा की बात हो बहुत ज़्यादा होती है। भारत की सॉफ्ट पावर का कितना अच्छा असर देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से बहता है। क्या बिना हार्ड पावर के सॉफ्ट पावर उतनी इफेक्टिव होगी, और क्या भारत को उस दिशा में भी सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब धीरे धीरे हमको ये सॉफ्ट पावर का मोह छोड़ना चाहिए। ये सॉफ्ट पावर वाला शब्द आया कब है आपको पता है? 1991 में आया। एक अमेरिकी स्कॉलर ने एक बुक लिख दिया कि अब दुनिया में सॉफ्ट पावर चलेगा। सॉफ्ट पावर क्या है? आपका कल्चर है, आपका म्यूजिक है, आपका डांस है। आप नाइल की बात कर रहे हैं? नाइल की बात कर रहे हैं, जिनकी किताब आई थी। हाँ, तो तब से हमने पकड़ा कि भाई सॉफ्ट पावर एक है। सॉफ्ट पावर विदाउट हार्ड पावर कोई काम नहीं करेगा। आपका देश कमजोर है, आपके पास कितना भी बड़ा वेद विज्ञान हो, आपके पास कितना भी बड़ा संस्कृति हो, दुनिया आपको मानने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा सॉफ्ट पावर भी तभी काम करेगा जब आपका स्ट्रांग नेतृत्व हो, आपका देश उस सॉफ्ट पावर का जो कैरेक्टर है उसके अनुरूप अपना देश चलाता हो, तब जाकर आपका सॉफ्ट पावर का इज्जत सम्मान दुनिया में होगा। तो इसलिए आज जो चाहिए वो सॉफ्ट पावर के स्थान पर स्मार्ट पावर चाहिए। स्मार्ट पावर इज बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। मैंने कहा ना, जहां हार्ड पावर दिखाना है वहां हार्ड पावर भी दिखाना है। हार्ड पावर दिखाओ तब चीन भी शांत रहेगा, पाकिस्तान भी चुप रहेगा। हाँ, तब जाकर आपका सॉफ्ट पावर का परिचय दुनिया को दो। स्वयं कमजोर हो, स्वयं आप जूते खा रहे हो और कहो कि मेरे पास सॉफ्ट पावर है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, आपने पूछा इसलिए। स्वामी विवेकानंद हमारा सबका हीरो होते हैं। वो अमेरिका गए थे, वो जानते। अमेरिका से वापसी में वो लंदन गए थे। लंदन में उन्होंने एक अच्छा भाषण दिया, हिंदू धर्म कितना महान है, संस्कृति कितनी महान है वगैरह, जो यूजुअल उनका भाषण होता था उन्होंने दिया। पूरा भाषण सुनने के बाद एक ब्रिटिशर ने खड़ा होकर एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि सर, इफ योर रिलीजन इज सो ग्रेट, इफ योर कल्चर इज सो ग्रेट, व्हाई इज योर कंट्री लाइक दिस?
आप कह रहे हो कि धर्म महान है, संस्कृति महान है, फिर देश कैसे क्यों है? देश गुलाम क्यों है? देश में बेरोजगारी क्यों है? देश में अशिक्षा क्यों है? ये स्वास्थ्य की समस्या क्यों है? तो विवेकानंद 1 मिनट मौन रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि माय फ्रेंड, योर क्वेश्चन इज वेरी राइट, माय रिलीजन इज ग्रेट, बट व्हाट कैन आई डू, माय पीपल आर लेथार्जिक। ये उनका उत्तर था। हाँ, हमारा धर्म, हमारा सॉफ्ट पावर महान है, लोग तो बहुत आलसी है, लोगों को उसका आदर नहीं है, लोगों को उसका सम्मान नहीं है, तो सॉफ्ट पावर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार ने, दोनों चीजों का ध्यान रखा। एक तरफ सॉफ्ट पावर का भी भारत का परिचय दुनिया के दे, साथ साथ भारत को एक स्ट्रांग इकोनॉमी भी बनाए। आज दुनिया का 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, और दुनिया का एक शक्तिशाली देश बना है। स्ट्रांग इकोनॉमी, स्ट्रांग मिलिट्री, इसका भी बना है। हम एक गोवा के राज्य में बैठे हैं, तो हम ब्लू वाटर नेवी को हम स्ट्रांग कर रहे हैं। इस समय भारत की आज भी नौसेना का बल केवल 200 जहाज है, वही चीन के पास मोर देन 600 वेसल्स है। तो हमको नेवी को स्ट्रांग करना है, हमारा आर्मी को स्ट्रांग करना है, सीमा पर भी खड़ा होना है, तब जाकर दुनिया आपका सॉफ्ट पावर को मानेगा। 21st सेंचुरी इज नॉट अबाउट सॉफ्ट पावर, इट्स अबाउट स्मार्ट पावर। तो आप मतलब मानते हैं कि भारत की ताकत, लेकिन एक चीज़ है कि हम भारतीय बड़े इमोशनल लोग हैं, थोड़े से गलेबल लोग हैं, हम बाइनरी में सोचते हैं, हम जिससे दोस्ती करते हैं। जैसे ट्रंप के आने के बाद बड़ा खुशी हुई डायस्पोरा में और इंडिया में कि चलिए एक भारत का दोस्त आ गया। आते ही उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दे दिए कि हम ब्रिक्स में अगर जाओगे करेंसी पर तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, वो कभी कुछ बोल देते हैं। ये मतलब कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली जो रिलेशंस आते हैं, इसमें कैसे मेंटेन करेंगे? हम अगर हार्ड पावर दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में दिखाते हैं तो कभी कुछ होता है, चाइना के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। ये इस तरह के जो थोड़ा घालमेल वाले हैं, जो कभी कभी जयशंकर जी बड़े ही अच्छे से रिमार्क देकर वाहवाही बटोरते हैं, आम आदमी कैसे समझे कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हम किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं? तो डिप्लोमेसी में एक सिंपल प्राइमरी प्रिंसिपल है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट फोर्स इन डिप्लोमेसी, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। कोई शाश्वत मित्र नहीं होता है, कोई शाश्वत शत्रु नहीं होता है, इंटरेस्ट शाश्वत होते हैं। जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो करो ना, तब कोई मित्र हो सकता है किसी इंटरेस्ट में, कोई शत्रु हो सकता है किसी इंटरेस्ट में। देखिए, अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, पर कल टैरिफ्स बढ़ा देगा तो क्या करोगे? तो आपको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसलिए देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इसी को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। इसलिए हम अभी हाल में हमारा रक्षा मंत्री रशिया गए, राजनाथ सिंह जी रशिया गए 2 हफ्ता पहले। तो S-400 करके एक एंटी मिसाइल प्लेटफॉर्म है, उसका डिलीवरी लेने गए थे, उसको हम खरीद रहे हैं। मैं बताता हूं, इसको खरीदने का जो सिलसिला है 8 साल से चल रहा था। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला हमारे ऊपर कि वो नहीं खरीदो, उनसे, रशिया से मत खरीदो। हमने कहा कि यार हमको तो चाहिए वो, नहीं हम हमारा देंगे, उसका मत खरीदो। हमने कहा कि तुम्हारा हमारे पास काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा रशिया के साथ हार्डवेयर इंटीग्रेशन बहुत दशकों से चल रहा है। हमने अमेरिका का प्रेशर को झेलते हुए रशिया से वो प्लेटफॉर्म 5 सेट्स ऑफ दोस प्लेटफॉर्म्स हमने खरीदा है, डिलीवरी भी ले रहे हैं। ये कहते हैं डिप्लोमेसी में अमेरिका मित्र है, रशिया मित्र है, ये प्रश्न नहीं है, इंडिया के इंटरेस्ट क्या है उसको ध्यान में रखकर चलना है। इसलिए वही डिप्लोमेसी होती है। उसमें आप जो कह रहे हैं सही है, कभी कोई देश आपके साथ थोड़ा मित्रता दिखाएगा, कोई कभी शत्रु होगा, वो देश भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे, ये नहीं भूलना चाहिए हमको। एक चीज़ और, अब भारत को आने वाले समय में चूंकि अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद की परिस्थिति, भारत के आसपास के पड़ोसियों के साथ में भी आप इसी तरह का संबंध देखते हैं या उसमें कुछ बदलाव है? हमने बांग्लादेश और चाइना की बात कर ली है, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी खबरें नहीं है। तो क्या हमारे जो पड़ोसी मुल्कों के साथ में जो ट्रबलिंग नेबर्स हैं उसमें कुछ बदलाव आप देख पाते हैं या नहीं? नहीं, हमारा सूत्र तो स्थिर है। हम हमारा पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने एक नीति बनाई थी विच इज कॉल्ड नेबरहुड फर्स्ट। पड़ोसी का हम प्रायोरिटी देंगे, पड़ोसी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये नरसिम्हा राव जी का जमाने का था, पर ये भी रोमांटिक है। पड़ोसी फर्स्ट है, बट पड़ोसी आपको फर्स्ट नहीं मान रहा है तो क्या करोगे?
तो मोदी जी आने के बाद उन्होंने एक लाइन जोड़ा उसमें, नेबरहुड फर्स्ट बट टुगेदर वी ग्रो। मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो, उससे मुझे फायदा होना है, मुझे नुकसान नहीं होना है। मैं बढ़ूंगा तो तुमको फायदा होगा। ये हमारी नीति हमारे पड़ोस के संदर्भ में है। अब धीरे धीरे हमारे सारे पड़ोसी इस बात को समझते हैं। ये बात अलग है, हमारा पड़ोसी का एक पड़ोसी और है, चीन है। अब ये आप नहीं कह सकते हो ना कि आप चीन से संबंध मत रखो, जब आप खुद के लिए कह रहे हो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और पड़ोस के कहोगे कि तुम संबंध मत रखो, वो तो संभव नहीं है। इसलिए हम इसके विषय में कोई हमारा आपत्ति नहीं है कि वो और देशों से संबंध रखते नहीं रखते हैं। हम इतना चाहते हैं तुम कोई तीसरे देश से संबंध रख रहे हो तो भारत के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। भारत का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, भारत का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, इसको नुकसान नहीं हो। ये इस सूत्र के आधार पर भारत हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा रखता है। हाँ, बात सही है आप जो कह रहे हैं। कभी सरकार, हम जिस प्रकार का अच्छा सरकार होता है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, पर मैंने पहले ही कह दिया, यू कांट चूज योर नेबर्स। जो बनेगा उसके साथ दोस्ती करना पड़ेगा, उस सूत्र पर हम चलेंगे। आज भारत बहुत बड़ा देश है, बड़ा स्ट्रांग देश है। उस स्ट्रेंथ का परिचय देने वाला लीडरशिप भारत में है। पहले भी भारत स्ट्रांग होता था, बट लीडरशिप बड़ा कमजोर होता था, मुंह ही नहीं खोलता था, मौनी बाबा होते थे। बट आज ऐसा नहीं है, हम दृढ़ता का परिचय भी दुनिया को देते हैं, इसलिए पड़ोसी उसको समझते हैं। हम पड़ोसियों को साथ लेकर दुनिया में एक अच्छा परिचय दुनिया को देने की स्थिति में आज भारत खड़ा है। अभी हमने वेस्ट की तरफ कम और ईस्ट की तरफ ज़्यादा देखना शुरू किया है। ये जो टैक्टिकल बदलाव है, इसके फ़ायदे आपने देखे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इस पर बड़ा जोर भी रहता है, और ख़ासकर वेस्ट को और यूरोप को तो खासी प्रॉब्लम है इस बात को लेकर कि इंडिया के अपने मल्टी लेवल के इंटरेस्ट हैं, और अब इधर की तरफ, पूर्व की तरफ भी भारत ज़्यादा देख रहा है। नहीं, बात सही है। हमको जो हमारे नेचुरल एलाइज है उनकी तरफ देखना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा पाश्चात्य परस्त हो गए थे आज़ादी के बाद। हमको लगता था कि यूरोप और अमेरिका ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है, उनका अपना इंपॉर्टेंस है, दुनिया में हर देश का एक इंपॉर्टेंस होता है। बट इफ यू लुक एट योर ओन नेबरहुड, नेबरहुड जब मैं कहता हूं एकदम हमारे पड़ोसी नहीं है, एक्सटेंडेड नेबरहुड, आपको ध्यान में आएगा ये आपका बहुत सहज मित्र है। क्यों? उनके साथ आप सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, कल्चरल रिलेशनशिप है। इसके आधार पर इन देशों के साथ ताकतवर संबंध बनाए, इसका प्रयास हमने कभी नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, यूरोप के 27 देश मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया 1997 में। उनके बीच में कॉमनैलिटी क्या है? लैंग्वेज कॉमन नहीं है, अलग अलग लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज है ही नहीं, और राजा महाराजा सब अलग थे, फिर भी उन्होंने एक यूनियन बनाया। क्यों? यूरोप नाम का एक एंटिटी है, उसका यूनिट हम बनाए। मैं कहता हूं इंडियन ओशन नाम का जो एंटिटी है, इसमें 37 देश है, 37। ये 37 देश का हिस्टोरिकल लिंकेजेस है, 2000-2500 सालों से इनके बीच में संबंध है। ये एक ग्रुप क्यों नहीं बन सकते? हम हमेशा इस ताकत को छोड़कर उधर क्यों जाते हैं? अमेरिका, इसके यहां पैसे नहीं है क्या? बहुत पैसे है। दुनिया का राइजिंग इकोनॉमीज यहां है। सिंगापुर इज ए राइजिंग इकोनॉमी, इंडोनेशिया इज ए राइजिंग इकोनॉमी। इनकी तरफ देखो, अनेक प्रकार के इन देशों में सबके मन में भारत के प्रति भयंकर गुडविल है। इंडिया बोलते हैं, उनको हिस्ट्री याद आता है, एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंकेजेस याद आते हैं। इसको हमको कैपिटलाइज करना चाहिए। इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार में एक पॉलिसी बनी थी जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। बार बार वेस्ट की तरफ मत देखो, ईस्ट की तरफ भी देखो। पर हमारा एक ब्यूरोक्रेसी का टिपिकल स्टाइल होता है, लुक ईस्ट बोला तो ईस्ट की तरफ देखते रहे, कुछ किए नहीं। आपने तो लुक बोला ना, तो वाजपेयी जी ने कह रहे लुक यानी लुक नहीं है, एक्ट ईस्ट, उधर थोड़ा काम भी करो। तब काम शुरू हुआ है। उसके बाद आज हमारा पिछले 20 साल में ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारा संबंध बहुत तगड़ा हुए है। आसियान इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड है, और जापान के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छे हैं, और सिंगापुर, इंडिया, इंडोनेशिया, ये तमाम देशों के बीच में आज संबंध हमारा बढ़ रहे हैं। एक अंत में यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं स्टडी करने का विषय के लिए मैं कह रहा हूँ, ग्लोबल पावर एक्सिस बोलते हैं। ग्लोबल पावर एक्सिस यानी इकोनॉमी, ट्रेड और मिलिट्री स्ट्रेंथ, तीनों के आधार पर एक पावर एक्सिस गिनते हैं।
ये पावर एक्सिस दुनिया में कहाँ है, ये मेजर करते हैं। एक मेजरमेंट होता था 2000 वर्ष तक, ईयर 2000 तक कहा जाता था एक पैसिफिक अटलांटिक में है, मतलब वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के बीच में है, वही इकोनॉमी है, वही ट्रेड है, वही डिफेंस पावर है। पर आपको मालूम है आज वो 2020 में कहाँ है? इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, हमारे नेबरहुड में है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमीज है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ है, यहाँ मिलिट्री स्ट्रेंथ है, यहाँ पॉपुलेशंस है। यानी आप कभी सैटेलाइट से देखेंगे सर्वाधिक युद्ध विमान, सर्वाधिक युद्ध जहाज, वॉरशिप्स एंड सर्वाधिक सबमरीन्स इंडियन ओशन में घूमते रहेंगे। The most active region in the world is today the Indo-Pacific region। हमारे बगल में पावर एक्सिस है, हम ग्लोबल पावर एक्सिस के केंद्र है। तो आज हमको इस तरफ देखना है, इस तरफ संबंध अच्छा बनाना है। इसके लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा काम पिछले 10 साल में करती रही है। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एक और सवाल किया जाता है और जो हमको भारतीयों को बड़ा अच्छा लगता है जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु होने की दिशा में हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको लेकर कुछ जगह पर कहा जाता है कि आप ये एक नैरेटिव ऐसा क्यों दे रहे हैं? भारत क्या इस दौरान वाकई अच्छी कदम कर रहा है और दुनिया में अगर अपनी विश्व गुरु की छवि बनानी है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। क्या उस एक्सेप्टेंस की तरफ भी भारत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। हमको गुरु माने कौन, ये भी तो जरूरी है। हाँ, तो बात तो वही है ना, हम तो बहुत रोमांटिक लोग हैं, मैंने कहा ना पहले। तो ये रोमांटिक एटीट्यूड ये है कि हम विश्व गुरु हैं, हम सेल्फ डिक्लेरेशन करते हैं। भाई हम विश्व गुरु है करके दूसरे लोग हमको कहना है ना, यार यू आर माई गुरु, हम भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु है। ये सही अप्रोच नहीं है। विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात 1947 15 अगस्त को ऋषि अरविंद ने अपना रेडियो मैसेज में कहा था। जो आजादी के दिन जो रेडियो मैसेज ऋषि अरविंद ने तिरुचिरापल्ली रेडियो स्टेशन को दिया था, उसमें उन्होंने कहा भारत आजाद हो रहा है अपने लिए नहीं, भारत को पूरे विश्व को लाइट देना है। यू हैव टू गिव लाइट इनटू द होल वर्ल्ड, इसके लिए भारत आजाद हो रहा है। ठीक है, बट उसकी क्षमता भी तो बननी चाहिए ना। देश के अंदर वो क्षमता बनाए, जब तक वो क्षमता नहीं बनाओ तब तक आप विश्व मित्र रहो। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं हम विश्व गुरु है कि नहीं आप तय करो, पर हम विश्व मित्र है, विश्वामित्र नहीं, विश्वमित्र। विश्वामित्र कुछ अलग चीज रहा, विश्वमित्र है। वी आर फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड रहो, बट विश्व गुरु की क्षमता है उसको हासिल करो। वो कब होगा? बस 2047 जो पहले के सत्र में भी विकसित भारत विकसित गोवा की बात हो रही थी, 4 चीज चाहिए भाई। ये 4 हासिल करने पर ही भारत पहले विकसित भारत होगा और तब जाकर हमको दुनिया कहेगा कि आप विश्व गुरु है। वो 4 चीज क्या है? यू हैव टू बिल्ड यूनाइटेड इंडिया। रोज झगड़ा करते रहो, नए झगड़े इन्वेंट करते रहो, ये भारत को विश्व गुरु कभी नहीं बनाएगा। विकसित भारत तो दूर की बात होगी। बिल्ड यूनाइटेड इंडिया। सेकंड, बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिया। भारत को एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहिए। शक्तिशाली जब मैं कहता हूं, भारत का केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, हर इंडिविजुअल शुड फील एम्पावर्ड। यहां का दलित को, यहां का माइनॉरिटी को, यहां के महिला को लगना चाहिए कि आई एम एम्पावर्ड, आई एम नॉट ए विक्टिम ऑफ एनी सिचुएशन। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये सबको लगना चाहिए। ऐसा शक्तिशाली भारत बनाना चाहिए। थर्ड, यू हैव टू बिल्ड ए समृद्ध भारत, प्रॉस्परस भारत। प्रॉस्परस भारत ये कोई गलत काम नहीं है, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं हमको थर्ड, सेकंड मोस्ट मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक पावर बनना है। और फोर्थ, भारत को डिग्निफाइड भारत बनाना है। जिस देश में कचरा भरा रहता है, जिस देश में भ्रष्टाचार भरा रहता है, जिस देश में हिंसा अत्याचार चलते रहता है, उसका डिग्निटी नहीं मिलेगा। भले ही आप शक्तिशाली हो सकते हो, अब चीन शक्तिशाली है, पर चीन को डिग्निटी मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोगों को अधिकार ही नहीं है समाज में। तो इसलिए एक डिग्निफाइड भारत बनाना है। ये 4 बनाओ तब विकसित भारत है। केवल विकसित भारत केवल आर्थिक शक्ति के कारण, विकास के कारण नहीं बनेगा। विकास में तो दुनिया में कई देश हमसे बहुत आगे हैं, पर वो सब बहुत विकसित या विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं। सो लेट मी एंड बाय सेइंग, फॉर बिल्डिंग विकसित भारत यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग भारत,
You have to build united Bharat, strong Bharat, prosperous Bharat, and dignified Bharat. That is the truth, in true sense, the Vikasit Bharat. Then you can aspire to become the Vishwa Guru. Thank you. क्या बात है। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज था और थोड़ा सा हिचक रहा था कि विश्व गुरु पर पूछूं, आपने तो ज़्यादा क्लियर कर दिया। एक आखिरी सवाल और आ गया है, उस पर भी आपका जवाब। ये हो कैसे रहा है? डिप्लोमेसी की जो ट्रेडिशनल परिभाषा थी वो टूटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रशिया से भी दोस्ती कर लेते हैं, मोदी जी उनको भी हक कर लेते हैं और ज़ेलेंस्की से भी बहुत अच्छे से मिल लेते हैं। हम इजराइल के साथ खड़े हैं तो फ़िलिस्तीन से कोई बहुत नेगेटिव हमारी कमेंट नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान परेशान है। ईरान से तेल खरीदते हैं तो अमेरिका को परेशान करते हैं, लेकिन फिर ईरान से बंद भी कर देते हैं तो भी रिश्ते ख़राब नहीं होते हैं। जो डिप्लोमेसी की ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस थी, चुपचाप रहना, बातों को घुमा फिरा के करना, पता नहीं क्यों भारतीयों को अच्छा लगता है कि जब विदेश मंत्री यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के सामने उनको उनकी हैसियत बताते हैं। अननोन किलर्स कौन मार जाता है पाकिस्तान में, उस पर भारतीयों को बड़ी खुशी होती है। कौन कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमको तो खुशी हो रही है। ये हो कैसे रहा है? ये किसकी वजह, आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश नीति को एक बहुत बड़ा व्यापक डायमेंशन दिए थे 10 साल पहले। उसको कहते हैं पंचामृत। आप बीच बीच में प्रधानमंत्री ये शब्द प्रयोग करते हुए सुनते होंगे, पंचामृत की विदेश नीति है। पंचामृत का विदेश नीति का परिणाम आज जो आपने जो वर्णन किया वो है। वो पंचामृत क्या था? पहले विदेश नीति में G2G, G2B होता था, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये माना जाता था ये विदेश नीति है। विदेश नीति का काम यह है। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, 5 फेजेस में विदेश नीति होना है। एक होना है संवाद। संवाद यानी केवल गवर्नमेंट बात नहीं करना है या गवर्नमेंट बिजनेस बात नहीं करना है। आप समाज के साथ भी संवाद करो ना, व्यापक संवाद करो। भारत का दुनिया भर के समाज के साथ संवाद होना है। इसलिए आप मोदी जी का देखते होंगे, मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो वहां एक नोबल लॉरेट से मिल लेते हैं या वहां के कुछ प्रमुख सज्जनों को अपने पास बुला के बात कर लेते हैं, या वहां का कोई प्रमुख स्थान पर कोई चर्च पर चले जाते हैं, कोई गुरुद्वारा पर चले जाते हैं, कोई मस्जिद पर चले जाते हैं। यह व्यापक संवाद रखना, ये एक बहुत बड़ा आयाम हमारे विदेश नीति में जुड़ा। इसलिए आज हमारे एम्बसीज भी एक्सटेंडेड डायलॉग करते हैं विभिन्न क्रॉस सेक्शंस के साथ। दूसरा, ऑफ कोर्स, सुरक्षा और समृद्धि, ये तो हम आमतौर पर करते हैं। देश के डिफेंस रिलेशनशिप है, डिफेंस के आधार पर, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ट्रेड और इसके आधार पर, ये तो करते ही है। पर चौथा हमने जोड़ा सम्मान। भारत का सम्मान की चिंता होना है। भारत का सम्मान का अर्थ है हर भारतीय का सम्मान, केवल भारत यानी इंडिया नेशन कंट्री के रूप में सम्मान नहीं। एवरी इंडियन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड शुड फील प्राउड। आज यहां में जितने हैं, आपसे पूछता हूं, आपका सबका रिश्तेदार कोई ना कोई देश में होगा। आप उनसे पूछिए कि क्या लग रहा है, तो हर हिंदुस्तानी दुनिया में किसी भी कोने में होता है, आज कहता है आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। आज गर्व महसूस करता है भारतीय होने का। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा एक माहौल बनाया कि भारत का सम्मान यानी हर भारतीय का सम्मान है, और दुनिया में कहीं भी भारतीय को कोई कष्ट होता है, भारत हमेशा खड़ा रहता है। यूक्रेन युद्ध हुआ, वहां इंडियंस फंस गए, या यमन में फंस गए, कहीं भी फंस गए, इंडिया अपने मंत्रियों को भेजता है उनको लाने के लिए। बेचारे मंत्री वो जाकर विमान में कभी कभी वो कोने में बैठकर वापस आना पड़ता है, फिर भी हम हर भारतीय का चिंता करते हैं। ये सम्मान की बात है। इसलिए आज भारत को बड़ा सम्मान है। मेरा काम अनेक देशों में ले जाता है, तो मैं किसी देश में जाता हूं, एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूं, टैक्सी में बैठता हूं, तो टैक्सी का ड्राइवर पूछता है कि सर वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैं जब कहता हूं इंडिया, ओ इंडिया, मोदी बोलता है, उसको मालूम है इंडिया ने मोदी है। तो इतना आज दुनिया में सम्मान है। और अंतिम बात मोदी जी ने जोड़ा, संस्कृति। डिप्लोमेसी संस्कृति से दूर रहना है, दूर नहीं रहना है, उसको भी यूज करके हमारे देश को दुनिया के साथ जोड़ना है। ये जो कल्चर को टूल ऑफ डिप्लोमेसी जो हमने बनाया, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको सुनना है तो योगा डे है।
योगा डे आज 192 कंट्रीज में मनाया जाता है। दुनिया में यूएन में 196 कंट्रीज है, वो 4 कौन है उस पे ना पड़े, बट 192 कंट्रीज में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। हमारा कल्चर के नाम पर आज हिंदुस्तान दुनिया भर को परिचित है। अभी हमारे यूनाइटेड नेशंस में 2 दिन पहले इंटरनेशनल मेडिटेशन डे ऑर्गेनाइज हुआ। मेडिटेशन डे यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज किया, उसमें प्रिंसिपल स्पीकर के रूप में श्री श्री रविशंकर जी महाराज गए। दुनिया को संस्कृति के आधार पर हम भारत के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 5 चीजें हमने किया ना, संवाद, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति, ये पंचामृत जो है, ये कारण है आज दुनिया में जो स्थिति आपने भारत के बारे में जो वर्णन किया, उसके पीछे इस पंचामृत को वो श्रेय जाता है। स्वाभाविक ही इसको निर्माण करने वाले मोदी जी को श्रेय जाता है।